Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. देश की लेबर वर्कफोर्स को सशक्त बनाने वाले भारत के पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से चुने गए राष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लोगों ने चेन्नई की दीवारों पर 6666 लिख दिया। आइए देखते हैं। लॉयर पिता और पॉलिटिशियन मां के घर जन्मे वराहगिरी वेंकटागिरी यानी वीवी गिरी के घर बचपन से ही पॉलिटिक्स का माहौल था और वो स्वतंत्रता आंदोलन की कहानियां सुनकर ही बड़े हुए। मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद 1913 में गिरी जी अपने पिता से इंस्पायर होकर लॉ की पढ़ाई करने आयरलैंड की राजधानी डबलिन चले गए। उस वक्त भारत की ही तरह आयरलैंड पर भी अंग्रेजों की हुकूमत थी और गिरी जी को दोनों देशों में कई समानताएं दिखी। अपने देश की तरह वहां भी लोगों को दबता देख गिरी जी के मन में उनके लिए सहानुभूति जागी और उन्होंने आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। आंदोलन में हिस्सा लेते हुए गिरी जी वहां की ट्रेड यूनियंस और लेबर फोर्सेस की एकता और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान देखकर बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने तभी आयरलैंड का ये मॉडल भारत में रेप्लिकेट करने का मन बना लिया। आयरलैंड के लिए लड़ते हुए वो भारत को नहीं भूले और उनका दिल अभी भी अपनी मातृभूमि के लिए ही धड़कता था। इसलिए जब 1916 के ईस्टर अपराइजिंग में हिस्सा लेने के लिए गिरी जी को आयरलैंड से इंडिया वापस भेज दिया गया तो उन्होंने यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। फिर 1920 में कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया और 1922 में धरना देते हुए गिरी जी जेल भी गए। लेकिन उन्हें जल्द ही रियलाइज हुआ कि आजादी की मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों पर अंदर से वार करना बहुत जरूरी है। इसीलिए लेबर फोर्सेस के अधिकारों के लिए और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल करने के लिए गिरी जी ने 1923 में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन यानी AIRF की स्थापना की। वो 10 साल तक उसके जनरल सेक्रेटरी रहे और अपने कार्यकाल में गिरी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ AIRF की एक नॉन वायलेंट स्ट्राइक भी लीड की, जिसके सामने झुककर अंग्रेजों को रेलवे वर्कर्स की मांगें पूरी करनी पड़ी। AIRF आज भारतीय रेलवेज की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है और अपने 14 लाख मेंबर्स के अधिकारों के लिए लड़ती है। AIRF के साथ काम करते हुए वो ट्रेड यूनियंस में अपने विचारों के लिए इतने पॉपुलर हो गए कि 1926 में उन्हें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। गिरी जी ने 1927 में लेबर यूनियंस को और सशक्त बनाने के लिए जिनीवा में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस और ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी अटेंड की। लेबर यूनियन स्थापित करने का सपना पूरा करने के बाद गिरी जी ने अपना ध्यान राजनीति की तरफ केंद्रित किया। उन्होंने मद्रास के राजा के खिलाफ बोबीली से 1936 का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ा और राजा को अपने ही घर में 6,666 वोट से मात देकर इलेक्शन जीत लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजा को उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हराया जा सकता है, पर गिरी जी ने असंभव को संभव कर दिया था। वो इतनी बड़ी जीत थी कि लोगों ने दीवारों पर 6,666 लिखकर उसका जश्न मनाया। भारत की आजादी के बाद गिरी जी 1957 से 1967 तक उत्तर प्रदेश, केरला और कर्नाटका के गवर्नर के पद पर रहे और जाकिर हुसैन जी के गुजरने के बाद गिरी जी, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, मई 1969 में भारत के इंटरिम राष्ट्रपति बने। अपनी इस टर्म के दौरान उन्होंने कई बड़े कदम उठाए, जिसमें से एक था 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करना।
गिरी जी का मानना था कि सरकार द्वारा कंट्रोल किए हुए नेशनलाइज्ड बैंक्स में भारत के लोगों की जमा पूंजी ज्यादा सुरक्षित रहेगी और उनके पैसे को प्राइवेट लोगों के लाभ की बजाय भारत की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनके इस फैसले ने भारत की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया और देश निरंतर उन्नति की राह पर आगे बढ़ता रहा। फिर अगस्त 1969 में अपनी टर्म खत्म होने के बाद उन्होंने फिर एक बार राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नाम आगे रखा और 24 अगस्त 1969 को भारत के पहले इंडिपेंडेंटली लड़ने वाले राष्ट्रपति बने। वर्कर्स को उनका हक दिलाने के लिए लेबर यूनियंस की स्थापना करके गिरी जी ने आज की लेबर वर्कफोर्स को सशक्त करने का काम किया। उनके इसी योगदान की वजह से भारत सरकार ने 1975 में उन्हें भारत रत्न देकर उनके नाम और उनके काम दोनों को अमर कर दिया।